अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गुजराती के लास्ट पीरियड में हमने व्याकरण विभाग में अहवाल लेखन के बारे में मालूमात हासिल की थी। हमने देखा था कि किस प्रकार भूतकाल में हो गई घटना को लिखना, उसकी रिपोर्ट तैयार करना, अतिशयोक्ति न करना और जैसी हुई है ऐसी हकीकत बयान करना, उसे अहवाल लेखन कहते हैं। एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अहवाल लेखन समझ में आ गया होगा और आपने होमवर्क भी कर लिया होगा उसका। आज अभ्यासक्रम में आगे बढ़ते हुए व्याकरण विभाग में हम एक दूसरा टॉपिक देखेंगे, संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण में सबसे पहले तो संक्षेपीकरण का अर्थ क्या होता है। तो संक्षेप यानी छोटा करना, लाघव स्वरूप में उसे पेश करना। जैसे आपको पैराग्राफ दिया गया हो तो आपको पूरे पैराग्राफ का निचोड़ संक्षेप में बताना है। संक्षेपीकरण भी एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का पूछा जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ही अहमियत रखता है। जो भी व्याकरण विभाग है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप हासिल कर सकते हो, चाहे वो अहवाल लेखन हो, विचार विस्तार हो, संक्षेपीकरण हो या निबंध हो। ज़्यादातर मार्क्स आप व्याकरण विभाग में हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ संक्षेपीकरण भी 4 मार्क्स का पूछा जाता है। सबसे पहले देखेंगे संक्षेपीकरण एटले शू। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी, जैसे हमने विचार विस्तार देखा था पहले, तो विचार विस्तार में हमने क्या देखा था कि हमें पंक्तियाँ या कोई अच्छा थॉट, अच्छा विचार दिया जाता है जो 2 या 4 पंक्ति का होता है, और वो विचार का हमें विस्तार करना होता है, उसे तफसील से बयान करना होता है। लेकिन उससे बिल्कुल ऑपोजिट ये संक्षेपीकरण है कि संक्षेपीकरण में हमें क्या करना है कि इसमें हमें पैराग्राफ दिया होता है बड़ा, और वो पैराग्राफ पढ़ के उसके महत्व के मुद्दों को ध्यान में रख के उसका निचोड़ हमें संक्षेप में लिखना है। यानी वहाँ हमें विचारों का विस्तार करना था विचार विस्तार में, और यहाँ हमें उसका संक्षेपीकरण करना है, उसका निचोड़ देना है। तो देखेंगे संक्षेपीकरण एटले शू। संक्षेपीकरण એટલે વિસ્તારથી કહેવાયેલી વિગતના મર્મને સમજીને તેમાંની વધારાની લાગતી વિગતોને દૂર કરીને મર્મને હાનિ ન પહોંચે તે રીતે ટૂંકમાં અને સચોટ રીતે મૂળ વાતને ફરીથી મૂકવી, તેને પરિચ્છેદનો ત્રીજો ભાગ લખવો અથવા સંક્ષેપીકરણ કરવું કહેવાય। क्या कहते हैं कि संक्षेपीकरण यानी विस्तार थी कहवाली विगत, यानी डिटेल में जो बात हमें कही गई है उसके मर्म को, यानी उसके भावार्थ को, उसके मर्म को समझकर उसमें जो ज़्यादा की विगत है, ज़्यादा की बातें हैं, उसको दूर करके, और जो उसका भावार्थ है, मेन जो मुद्दा है, उसको हानि न पहुँचे उस तरीके से टूक में और सचोट जो मेन बात है उसको फिर से हमें लिखनी है। और वो भी किस तरह लिखनी है कि परिच्छेद यानी जो हमें पैराग्राफ दिया गया है उसका तीसरा हिस्सा हमें लिखना है। यानी मिसाल के तौर पे जैसे 100% आपके पास है तो उसमें से निचोड़ करके आपको 25% जैसा लिखना है, और उसे संक्षेपीकरण करना कहते हैं। अर्थग्रहण थया पछी वधारानी अलंकारिक रजूआतो, दृष्टांतो, पुनरावर्तन आदिने दूर करी मर्मने ओछा अने सचोट शब्दों द्वारा सघन पूर्णलेखन करवू। अर्थग्रहण यानी जब हम परिच्छेद पढ़ लेते हैं, पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, उसे समझ लेते हैं, अर्थ ग्रहण करना यानी उसका क्या भावार्थ है, उसमें क्या कहा जा रहा है, वो चीज़ को जब हम ग्रहण कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उसमें ज़्यादा की जो अलंकारिक बातें हैं या जो मिसालें हैं या बार बार जो बात दोहराई जा रही है, ये सब चीज़ों को हमें दूर कर देना है और पैराग्राफ में दिए गए मर्म को कम शब्दों में लेकिन सचोटता से हमें वापस से लिखना है। सौप्रथम परिच्छेद ने 2 થી 3 बार वाँचो। संक्षेपीकरण कैसे करते हैं वो बात यहाँ बताई गई है
कि संक्षेपीकरण केवी रीते थाय। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो पैराग्राफ हमें दिया गया है उसको ध्यान से 2 से 3 बार पढ़ लेना है ताकि हम उसके मर्म को उसको समझ सके, उसका अर्थ ग्रहण कर सके। तेमां शुं कहेवायुं छे ते समझो अने तेमां रहेला मर्मने ओळखो कि वो पैराग्राफ में हमें क्या कहना चाहते हैं और उसके मर्म को हमें पहचानना है और समझना है। फकरा में दृष्टांत रूपे आपेली विगतों दूर करो। पैराग्राफ में जो भी मिसालें दी गई है वो समझाने के लिए उसे हमें हटा देनी है, वो सिर्फ हमारी समझ के लिए दी गई है, संक्षेपीकरण में हमें उसे ऐड करना नहीं है। पुनरावर्तन पामती विगतों ने तारवीने दूर करो, यानी जो पुनरावर्तन जिनका हो रहा है, जो बातें रिपीट हो रही है, जो दोहराई जा रही है, वो बातों को भी हमें तारवीने यानी पहचान के अलग कर लेनी है। मर्मने सीधी रीते न स्पष्टू होय तेवा विशेषण, क्रिया विशेषण और गौण वाक्य जेवी भाषा सामग्री ने दूर करवी। जो हमारे पैराग्राफ का भावार्थ है अगर सीधी तरह जो उसको इफ़ेक्ट नहीं करती है, ऐसी जो चीज़ें हैं जैसे विशेषण, क्रिया विशेषण या दूसरे दिगर जो जुमले हैं वो हमें भाषा में से दूर कर देने हैं। मूल फकराना वाक्यों यथातथ लेवा नहीं। देखिए ये अहम बात यहाँ की गई है कि कई बार क्या करते हैं बच्चे कि जो पैराग्राफ होता है, संक्षेपीकरण का मतलब क्या करते हैं कि पैराग्राफ में से 3-4 लिटी ढूंढ के वैसी की वैसे ही वो 3-4 लिटी लिख देते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है। जो मेन फकरा है उसमें यथातथ यानी जैसे के तैसे ही पूरे वाक्य लेके लिख लेने नहीं है, हमें वो सब समझ के हमारे हिसाब से हमारी भाषा में उसका भावार्थ अभिव्यक्त करना है। जे शब्दों मूળ बाबत व्यक्त करे तेने योग्य वाक्य रचना में गोठववा। जो बात हमें, जो शब्द मूળ बाबत जो है, मेन जो बात है वो अभिव्यक्त करती है, उसे हमें मुनासिब जुमले में व्यवस्थित लिखना है स्टेप बाय स्टेप। जरूरियात मुजब संधि, समास, शब्द समूह माटे एक शब्द रूढ़िप्रयोग कहेवतो आदिनो संक्षेपीकरणनी प्रक्रिया में उपयोग करवो। मतलब जैसे शब्द समूह होता है तो जो बड़ा वाक्य होता है उसके बदले हम एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं। संधि अलग करने के बदले एक ही साथ लिख देते हैं। समास में भी ऐसा होता है कि जो बड़े वाक्य होते हैं या बड़ा शब्द होता है उसका जब समास होता है तो बीच में का पद लुप्त हो जाता है और वो छोटा बन जाता है। या कोई बात समझाने के लिए रूढ़ि प्रयोग या कहावत का इस्तेमाल, तो अगर हम ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी वाक्य रचना संक्षिप्त हो जाएगी यानी छोटी हो जाएगी और इफ़ेक्टिव भी हो जाएगी। तो जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ संधि, समास, शब्द समूह, रूढ़ि प्रयोग और कहावत का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। संक्षेप रूपे लखाયેલા લખાણને વાંચો અને તપાસો કે કોઈ મહત્વપૂર્ણ વિગત લખવાની રહી જતી નથી ને। हमने जो संक्षेपीकरण कर लिया है, लिख लिया है, उसे एक बार रीड कर लेना है केयरफुली, फिर देख लेना है कि कोई अहमियत वाली बातें लिखने की रह तो नहीं गई है। अब संक्षेपीकरण करती वक्त ध्यान में रखवानी बाबत हो तो मूળ लखाणનું अर्थग्रहण करवू। तो हमें जो मेन उसकी लिखावट है उसका अर्थग्रहण करना है यानी उसे समझ लेना है पहले। महत्वनी विगतों समझवी और सार रूप विगतों समझावी यानी अहमियत वाली जो बातें हैं वो हमें समझ लेनी है और जिनका मतलब कि सार यानी जो बोध उसका निकलता है कि उसके ज़रिए हमें क्या कहना चाहते हैं, तो वो सार रूप जो विगतें हैं वो हमें समझानी है। सरल और स्पष्ट वाक्य रचना लखवी, आसान भाषा में लिखना है। योग्य विराम चिन्हों उपयोग करवो। अर्थ ने केंद्र स्थाने राखी मर्मने लखती वखते भाषानो करकसर भर्यो उपयोग करो। यानी पैराग्राफ के मरकज़ में उसके केंद्र में कौन सी बात बताई गई है वो लिखते वक्त हमें भाषा का कम से कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये संक्षेपीकरण है, डिटेल में जाना नहीं है। जो डिटेल वाली बातें हैं उसे भी संक्षेप में व्यक्त करना है। योग्य शीर्षक आपू। अब जब 4 मार्क्स का संक्षेपीकरण है तो कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ 3-4 लिटी उसी में से जैसी की वैसी ही लिख लेते हैं बैठी, लेकिन शीर्षक नहीं देते हैं, तो यहाँ आपका 1 मार्क्स कट हो जाता है। तो यहाँ आपको मुद्दे को ध्यान में रखकर उसको मुनासिब हेडिंग यानी योग्य शीर्षक भी देना है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क हासिल हो सके। यहाँ मिसाल के तौर पे हम एक पैराग्राफ देखेंगे जिसका हम संक्षेपीकरण करेंगे। मोंघवारी વધતી જાય છે તેમ તેમ નીતિ, प्रामाणिकता, सादाई, निष्ठा वगैरह जीवनना मूल्यों घसाता જાય છે। मतलब यहाँ
अभी जो जदीद का वक्त है उसमें कैसी तब्दीलियाँ हो रही है वो बताने की कोशिश की गई है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रामाणिकता है यानी ईमानदारी है, ये सब मतलब के कम होते जा रहे हैं। जो जीवन के मूल्य है वो घिसते जा रहे हैं। ગૃહસ્થ આશ્રમમાં માણસ કોઈપણ રીતે બે છેડા ભેગા કરવામાં ફાવતો નથી. રાજકારણીઓ, અમલદારો, વેપારીઓ અને ઉદ્યોગપતિઓને જો તાગડદિનના કરતા જુએ છે અને એના વિવેકની સરવાણી સુકાઈ જાય છે. ભ્રષ્ટાચારી બનવા તે લલચાય છે. ઋષિમુનિઓના સાદા અને પવિત્ર જીવનની વાતોમાં એને રસ નથી. બુદ્ધ, મહાવીર અને ગાંધીના ઉચ્ચ આદર્શોમાં અને હવે શ્રદ્ધા નથી. समाजનો દરેક વર્ગ આજે ગમે તે प्रकारे पैसा कमावा माटे संकोच अनुभवतो नहीं. यानी अभी का वक्त ऐसा है कि जो बुद्ध, महावीर, गांधी, इनके जो उच्च विचार है, जो इन्होंने सादे जीवन व्यतीत करने की जो बोध दिया है, जो सीख दी है, इसकी लोग मतलब कि हंसी उड़ाते हैं. इसमें उन्हें अब श्रद्धा, विश्वास नहीं रहा है. पैसे कमाने के लिए आज का जो इंसान है, व्यक्ति है, वो किसी भी प्रकार मतलब के संकोच नहीं करता है. सादू जीवन અને उन्नत विचारनी आज हंसी उड़ावाय है. यानी सादा जीवन और उन्नत विचार यानी आला दर्जे की जो सोच है उसकी आज हंसी उड़ाई जाती है. पैसे कमाने मात्र को ही आज सबसे बड़ी सिद्धि मानी जाती है. શિક્ષણમાં મૂલ્યના પાઠ ઉમેરવાની વાતો ચાલે છે, પરંતુ માત્ર પોપટિયા પાઠ ભણાવવાથી કશું વળવાનું નથી. मतलब अक्सर हम पढ़ाई में भी अच्छा सिखाने की या अच्छा समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ कहते हैं कि मात्र पोपटियों पाठ मतलब सिर्फ रटन कर देने से कुछ होने वाला नहीं है. अधमण बात करता अघोड़ आचरण थी वधु असर पड़े छे. मतलब हम बहुत बातें समझाए, उससे ज़्यादा अगर आचरण में यानी हमारे व्यवहार में वो बातें लाए तो उसकी ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, जो हमने पहले देखा था. અને એવું આચરણ જીવનના કોઈ સ્તરે આપણા દેશમાં દેખાતું નથી. સ્વરાજના 4 દાયકા ગાળામાં सामान्य जननी हालत में कशो नोंधपात्र सुधारो थयो नहीं. यानी यहाँ जीवन के मूल्यों के बारे में बात है. वही बात अब हम संक्षेप में अगर देखें तो सबसे पहले ये पैराग्राफ को 2-3 बार आपको ध्यान से पढ़ के उसके बाद सबसे पहले उसका शीर्षक तय करना है कि जीवनना मूल्योनो क्षय, यानी जीवन के मूल्य कैसे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं. तो स्वराज मळ्याने आज 4 दायका पूरा थया छे. 4 दायके यानी 40 साल पूरे हो गए हैं. ते छतां आम आदमी की परिस्थिति में कोई सुधारो थयो नहीं. जो आम इंसान है उसकी परिस्थिति में कोई सुधारा नहीं हुआ है. आज देश में ठेर ठेर अप्रामाणिकता यानी बेईमानी, अनीति, असत्य, झूठ, असमानता ना दर्शन थाय छे. राजकारणीओ अने उद्योगपतिओना तागड़दीना करे छे. मतलब यही लोग मतलब के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं. मध्यम वर्ग की परिस्थिति अत्यंत बगड़ती रही है. जो मध्यम वर्ग है, मिडल क्लास लोग हैं, इनकी परिस्थिति और भी बिगड़ गई है. सामान्य व्यक्ति जीवन में कोई सुधारो थयो नहीं. मतलब आज़ादी मिलने के बाद भी हमारे देश में भ्रष्टाचार की वजह से जो आम आदमी है उसकी जीवन में कोई सुधारा देखने को नहीं मिलता है. तो इस प्रकार हमें जो पैराग्राफ है उसके भावार्थ को, उसके मर्म को पकड़कर हमारे हिसाब से हमें वाक्य रचना बनाकर लिखना है. ना कि पैराग्राफ में से ही 3-4 बैठी लिटी लेकर लिख देनी है, ऐसा नहीं करना है. और अच्छा सा इसको जो इसका मतलब कि टॉपिक है उसके हिसाब से हमें इसका शीर्षक भी देना है. उम्मीद करती हूँ आपको संक्षेपीकरण समझ में आया होगा. एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का पूछा जाता है. नेक्स्ट पीरियड में दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.